sebaceous nodule, subcutaneous. He had pericarditis 2 weeks back. Next step is echo. रोमेटिक का केस है, और रोमेटिक क्योर कब होता है? जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाती है, उसके बाद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद हमारे साथ रोमेटिक फीवर होती है, ठीक है। और रोमेटिक फीवर की यही साइन सिम्टम है, और इसमें आपसे एंटीबॉडीज पूछ सकते हैं, एंटी एसो टाइटर या एंटी स्ट्रेप्टोकोकल डीएनएस बी टाइटर। ये सारी एंटीबॉडीज है, ये पॉजिटिव हो सकती है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये याद रखिए, इसमें कोई खास बात नहीं। बॉय कोलैप्स ड्यूरिंग स्पोर्ट ऑन एग्जामिनेशन, जर्क की रोटेट पल्स, व्हाट्स द डायग्नोसिस? देखिए, ये केस है हुक्म का, यानी हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये इस तरह भी आता है कि सडन डेथ हुई स्पोर्ट्स में पेशेंट की, तो ये हुक्म है, और मार्फन सिंड्रोम के साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आगे बाकी डिटेल्स इनकी दी हुई है, वो आप ही डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ भी सडन डेथ आ जाएंगे वो हमारे साथ हुक्म हो सकती है, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। और यंग एथलीट में हुक्म मोस्ट कॉमन है। पेशेंट के में हुक्म, व्हाट्स ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट किया देंगे बीटा ब्लॉकर, मेटोप्रोलोल, क्योंकि इनके हार्ट रेट को डिक्रीज करना है, क्योंकि हुक्म में क्या होता है कि हाइपरट्रोफी होती है। जब वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रोफी होती है तो फीलिंग में उसको डिफिकल्टी होती है। तो जब हार्ट रेट हम डिक्रीज करेंगे, तो जब हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो फीलिंग के लिए डायस्टोल के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा। जब टाइम ज्यादा मिलेगा तो वो मसला फिर सॉल्व हो सकती है उसकी से, यानी हार्ट इजीली फिल हो सकता है फिर। चाइल्ड विद रेडियो फीमोरल डिले पल्स कॉम्पिटेशन ऑफ योटर, देखिए ये इस तरह भी सकते हैं कि रेडियो फीमोरल डिले, या अपर लोअर लिम्ब का इस तरह भी देते हैं कि अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में बीपी का डिफरेंस है, तो ये क्या हो सकता है? कॉम्पिटेशन ऑफ योटर है, ठीक है। कॉम्पिटेशन ऑफ योटर क्या होती है? जब हमारे साथ योटर नैरो हो जाए, ठीक है। Child baby has no distal pulse. What you need to check before reduction? पल्स नहीं है बच्चे की, अब उसको डिसलोकेशन हुई है या फ्रैक्चर हुई है, तो हम उसको रिड्यूस करेंगे। जब रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने से पहले हम क्या चेक करेंगे? पल्स चेक करेंगे, डिस्टल पल्स चेक करेंगे। अगर पल्स हैं, डिस्टल पल्स हैं, तो ठीक है, वेरी गुड, रिडक्शन करेंगे। अगर पल्स नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? दूसरी साइड पे पल्स चेक करेंगे। अगर दूसरी साइड पे पल्स है, इस साइड पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि वी नीड टू ओपन, यानी फिर ओपन सर्जरी की जरूरत होगी। अगर दूसरी साइड पे भी पल्स नहीं है, तो ओवरऑल इतनी पल्स नहीं होगा, तो फिर हम दूसरी कंडीशन, शॉक्स वगैरह के बारे में फिर सोच सकते हैं। Baby will be prepared for open heart surgery. Mother is very worried about him. What is the best way to deal with her worries? बच्चे की सर्जरी है, लेकिन उसकी मदर को टेंशन है। हमने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है मदर को कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद कौन सी चेंजेस आ सकती है, कितनी बेहतरी आ सकती है। व्हाट इज द ड्रग डिक्रीज द मोटिलिटी इन हार्ट फेलियर? एस इनहिबिटर या एआरबी? अगर पोस्ट एमआई हार्ट फेलियर आ जाए, तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर देंगे। अगर डायरेक्टली पूछ ले कि हार्ट फेलियर में मोटिलिटी कौन सी ड्रग डिक्रीज करती है, वो है एस इनहिबिटर, इनालप्रिल, इनिप्रिल वगैरह जो आती है उसमें। और एआरबी जो सरटान वगैरह है उसमें, लेकिन जो मोस्टली आता है वो है एस इनहिबिटर के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ पेरिकार्डाइटिस इन सीड्स लाइक ग्रुपिंग, देखिए पेरिकार्डाइटिस क्या है? हमारे साथ ना पेरिकार्डियम लेयर है ना, हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम लेयर है। जब वहाँ पे इंफेक्शन हो या कोई भी किसी भी चीज की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, ऑटोइम्यून डिजीज हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो इज रिजल्ट पेरिकार्डाइटिस हो सकती है। मोस्ट कॉमन काज पेरिकार्डाइटिस की है कोक्सीकी वायरस, ठीक है। अब अगर पेरिकार्डाइटिस हो जाए, ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? एक तो वही कि ये इंसेट देंगे, ताकि वो जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसको डिक्रीज करे, उसको कम करे। और दूसरी फिर अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इन दैट कंडीशन यू विल गिव एंटीबायोटिक। अगर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से है, तो उस कंडीशन में फिर हम स्टेरॉइड वगैरह देंगे।
ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है पेरिकार्डाइटिस में। तीन चीजें याद रखें। एक ये कि पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होता है केस में, आपको पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब देंगे। एक दूसरी सीवियर चेस्ट पेन हो गया तीसरी ये कि ईसीजी पे डिफ्यूज ईसीजी चेंजेस आएगी। जब आप ईसीजी करेंगे वहां पे जो चेंजेस होगी ईसीजी में वो डिफ्यूज होगी, मतलब कोई स्पेसिफिक लीड्स पे चेंजेस आपको नहीं मिलेगी बल्कि डिफ्यूज मिलेगी। ये हमारे साथ पेट अड़ाइटिस की कुछ खास बातें थी, और इसमें बाकी कोई खास बात नहीं है। बस यही याद रखिए कि पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब और डिफ्यूज चेंजेस आने से जी। और ट्रीटमेंट में हम इंसेट्स वगैरह देंगे, ठीक है, टू रिलीव द इन्फ्लेमेशन। शार्प पेन रिलीव्ड बाय लीनिंग फॉरवर्ड डॉक्टर पेरिकार्डियल रब। कामराज, जी जी। ये कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको भी एंटर कर ले। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी 15 मिनट हो गए, हमने क्लास स्टार्ट किया है। बहुत लेट हो गए ना अभी तो। अच्छा नेक्स्ट है पेशेंट पोस्ट posterior inferior wall MI few hours develop hypotension raised GP cleared lung and auscultation right ventricular infarction। देखिए इंफीरियर एमआई के बाद ना राइट वेंट्रिकल इन्फार्क्शन मोस्ट कॉमन है, क्योंकि हमारे साथ जो इंफीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर एमआई में जो वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो सप्लाई करते हैं राइट वेंट्रिकल को। एज ए रिजल्ट अगर वो वहां भी मसला आ जाए तो डेफिनेटली राइट वेंट्रिकल इंफार्क्शन हो सकती है। अच्छा नीचे है ईसीजी शो टी रेशियो 1 सेकंड। अच्छा ये हार्ट ब्लॉक के बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए हमारे साथ ना जो पेसमेकर है, पेसमेकर हार्ट में जहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो है एवी नोड, एसी नोड। एसी नोड से फिर जाके एवी नोड और फिर इसी तरह बंडल ऑफ हेस परकिंजी बंडल ब्रांच परकिंजी फाइबर, तो इस तरह नीचे वेंट्रिकल्स के थ्रू जाती है, ठीक है। अब अगर अ, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट में, अगर ये कहीं पे यहाँ पे डिस्टरबेंस हो, ये ईसीजी में देखे ना, ईसीजी में ये जो है ना, ये मैं आपको दिखा दूं। ये एक मिनट, देखिए ये यहाँ पारिस कॉम्प्लेक्स है। मैं अभी बताता हूँ कि क्यों ये पी वेव है। ये जो रेड सर्कल है ना, इससे पहले जो वेव है ना, पी वेव है। पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। पी आर इंटरवल जो हर किसी को पता होगा मेरे ख्याल से, वहां पे क्या होता है अगर हमारे साथ हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वहां पे एवी नोड एसी नोड में कोई मसला आता है, तो वो हम एवी नोड पी आर इंटरवल से पता लगा सकते हैं। अगर वो एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए एक्सपेंड कर जाए या ज्यादा हो जाए, तो पी आर इंटरवल जो होती है ना वो ज्यादा हो जाती है। लेट सपोज एसी नोड से करंट आती है एवी नोड तक, ठीक है, और एवी नोड में 0.1 सेकेंड डिले होती है। ये पी वेव की बाद ना अगर देखे ना, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आती है इसी पे, पी वेव की बाद थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आती है, फिर उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो पी वेव की बाद जो स्ट्रेट लाइन आती है ना, यहाँ पे 0.1 सेकेंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। वहां पे उस टाइम एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए वहां पे उसको बोलते हैं एवी नोडल डिले। एवी नोडल डिले इसी चीज को बोलते हैं कि इसी जी पे वहां पे 0.4, जब एवी नोड से एसी नोड से एवी नोड तक करंट आती है ना, तो एवी नोड में वहां पे स्टॉप हो जाती है फॉर 0.1 सेकेंड। एज अ रिजल्ट इसी जी पे स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। अच्छा पी आर इंटरवल जो कि पी वेव के दरमियान और आर वेव के दरमियान जो सेगमेंट आते हैं इसको हम पी आर इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर इन केस फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक में क्या होता है, ये जो पी आर इंटरवल है ना, ये पी आर इंटरवल में क्या होती है, ये प्रोलोंग हो जाती है। पी आर इंटरवल प्रोलोंग हो जाती है। जब पी आर इंटरवल प्रोलोंग हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक।
सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, पीआर इंटरवल तो प्रोलॉन्ग होती है लेकिन साथ मिस बीट होती है, यानी पी आर यानी पी 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 वेव आती है, पी वेव के बाद क्यू आर एस क्या शो करती है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। अब जब नेक्स्ट पी वेव प्रोड्यूस होती है तो उस पी वेव के बाद कोई क्यू आर एस कम्प्लेक्स नहीं होती, मतलब ड्रॉप बीट होती है। जब ड्रॉप बीट होती है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फिर सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में दो टाइप है, एक है मूवीज टाइप 1 और दूसरा है मूवीज टाइप 2। पहले में क्या होता है, मूवीज टाइप 1 में प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल। अच्छा ये देखना, ये ईसीजी इन्होंने दी है, ये जो रेड इन सर्कल्स लगाएंगे इन्होंने, यहाँ पे आपको ना ये रेड सर्कल से आपको पी वेव मिल रही है, लेकिन पी वेव के बाद कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको नहीं मिल रही। तो ये क्या है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम यही पढ़ा ना कि क्या होता है उसमें, हार्ट बीट ड्रॉप होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर मूवीज टाइप 1 में प्रोग्रेसिव पीआर लेंथिंग होती है, यानी प्रोलॉन्ग होती है, और फिर मिस बीट होती है, मतलब एक बीट मिस हो जाती है, ठीक है। एक बीट मिस हो जाती है, फिर होती है पीओवी की बात कुछ बीट मिस हो जाती है। मूवीज टाइप 2 में फिर क्या होता है कि वहां पे मूवीज टाइप 2 में पीआर इंटरवल वही कांस्टेंट होती है लेकिन ड्रॉप बीट साथ होती है। हार्ट ब्लॉक फर्स्ट डिग्री में हमने ये पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होती है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाती है, ठीक है। और सेकंड में ड्रॉप बीट होती है। फिर उसमें मूवीज टाइप 1 में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है और ड्रॉप बीट होती है। और टाइप 2 में क्या होती है, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल नहीं होती, जस्ट ड्रॉप बीट होती है। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होती है लेकिन प्रोग्रेसिवली लेंथनिंग नहीं हो रही, ठीक है। प्रोग्रेसिव लेंथनिंग का मतलब ये है कि एक, फॉर एग्जांपल एक पी वेव में पीआर इंटरवल एक में 0.3 सेकेंड हो, दूसरी में 0.4 0.5, इसको प्रोग्रेसिव लेंथनिंग बोलते हैं, ठीक है। थर्ड डिग्री में क्या होता है, थर्ड डिग्री में एट्रियल डिपोलराइजेशन अलग सी होती है और वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन अलग सी होती है। मतलब क्या, मतलब ये है कि देखिए हमने पढ़ा कि एसी नोड से करंट स्टार्ट होती है, एबी नोड तक आती है, ठीक है। फिर एबी नोड, जो एसे एसे नोड और एबी नोड है ना, ये जो करंट आती है ये एट्रियस से आती है, ठीक है। और एबी नोड एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है, ठीक है। फिर एबी नोड से करंट कहाँ पास होती है, थ्रू वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब अगर इन केस ये जो एट्रियम एसी नोड से एबी नोड तक करंट ठीक आती है, लेकिन एबी नोड में कोई मसला होती है जिसकी वजह से करंट आगे वेंट्रिकल तक नहीं पास होती, तो क्या होता है कि फिर ये एवी नोड पे, एवी नोड के नीचे वेंट्रिकल के परकेंगे बंडल ऑफ हेस में क्या होता है कि वहां पे खुद से ऑटोमेटिकली एक दूसरा करंट प्रोड्यूस होगा जो कि वेंट्रिकल को नॉर्मली वो करंट देगा। तो इस रिजल्ट क्या होगा कि एट्रियम खुद हार्ट कंट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल अपनी कंट्रैक्शन करवाएगा, यानी एक दूसरे से अलग अलग कंट्रैक्शन होगी। तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है ना, समझ आ गई किसी को, कोई अगर समझ नहीं ना आई हो तो फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है हार्ट फेलियर ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन की होती है। देखिए, जब हमारे साथ वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाए, यानी वेंट्रिकल्स की जो इनर मसल्स होते हैं ना वो इनलार्ज हो जाए, हाइपरट्रोफ हो जाए, ठीक है। तो इधर रिजल्ट, जब नॉर्मल हार्ट में जो ब्लड आता था वो वहां पे फुली एक्युमुलेट करके वो इजीली इजेक्ट होता था, लेकिन अब अंदर से आपने वाल को डबल अप किया, थिक किया, तो इज रिजल्ट ब्लड ज्यादा इसमें नहीं एक्युमुलेट होगा। तो इस रिजल्ट क्या होगा कि जो डायस्टोली के दौरान जो ब्लड आता है हार्ट में वो नहीं आएगा उतना, इस रिजल्ट डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। Pediatric patient with shortness of breath and productive cough with white sputum for 1 week that became yellow 3 days ago on examination. There is bilateral crackles increased in the right middle lobe. On X-ray report, there is bilateral pleural effusion with consolidation in right middle lobe. What is the appropriate cause?
देखिए ये इन्होंने एक्सरवेशन ऑफ हार्ट फेलियर लिखा है, लेकिन ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये बायलेटरल क्रेकल्स जो आ रहे हैं ना, ये पल्मोनरी इडीमा की वजह से, यानी हार्ट फेलियर की वजह से आगे। करोड़, चलो करोड़। अच्छा, तो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हमारे साथ जो ब्लड आता है लंग से हार्ट में आता है ना, नॉर्मल अगर फिजियोलॉजिकली हम पढ़ ले के जो ब्लड आता है हार्ट में, वो कहाँ से आता है, लंग से कहाँ आता है, हार्ट से कहाँ आते, हार्ट में कहाँ से आता है, पेरिफेरल टिश्यू से। तो इन केस हमारे साथ हार्ट फेलियर हो, तो हार्ट आगे ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, एज अ रिजल्ट जो लंग से थ्रू पल्मोनरी वेन ब्लड आ रही थी वो पीछे एक्युमुलेट होगा, कूलिंग ऑफ द ब्लड होगी कहाँ पे, लंग्स में। इज अ रिजल्ट वहां पे इन्फेक्शन हो सकती है। अगर इन केस कोई हार्ट की कोई साइन सिम्टम इसमें ना देते, यानी हार्ट फेलियर की, तो फिर हम निमोनिया को मार्क कर सकते थे, ये इन्होंने लिखा है। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूरा इन्होंने कंप्लीट नहीं दिया। 2 months old baby with congestive heart failure and the mother asking about nutrition requirement. तो greater than requirement for healthy baby। अगर एक बच्चा है, उसको उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, और मदर आपसे पूछ रही न्यूट्रिशन के बारे में, तो नॉर्मल बच्चे की बजाय इसकी जो न्यूट्रिशन है, इसकी हम वो बढ़ा देंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्यू टू डायस्टोलिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, किया देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे और डायरेक्ट्रिक्स देंगे। ऑलरेडी मैंने बताया कि हम क्यों डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में क्यों बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, क्योंकि हार्ट रेट को हम डिक्रीज करेंगे। जब हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो वेंट्रिकल्स के लिए यानी हार्ट के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा ड्यूरिंग डायस्टोल कि वो फिल अप हो जाए, तो इसलिए हम बीटा ब्लॉकर देंगे। Baby with congenital heart disease present with symptoms of heart failure, pulmonary edema, crackles, heart rate 250 by 300। ठीक है, what is the diagnosis, atrial flutter। देखिए, आप लोगों ने ये तो सुना होगा एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्या होती है, अगर हमारे साथ मैंने अभी बताया कि जब करंट प्रोड्यूस होती है कहाँ से, ऐसे नोड से, ऐसे नोड से आती है थ्रू एट्रियल पाथवे टू एवी नोड। ठीक है, ये एवी नोड से ऊपर, एवी नोड से ऊपर जहां भी मसला आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ये तेज हो जाए। ठीक है, जब तेज हो जाए तो इस रिजल्ट हमारे साथ क्या होगा, हार्ट एक्टिविटी भी तेज होगी, हार्ट रेट तेज होगा। तो एज ए रिजल्ट इन्हीं वजह से ये एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन आएगी। एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में फर्क ये है कि इन केस हार्ट रेट 250 से 350, 300 या 350 तक हो, वो हमारे साथ एट्रियल फ्लटर है। अगर 350 से ज्यादा हो तो हमारे साथ एट्रियल फिब्रिलेशन है। ठीक है, यानी हार्ट एक्टिविटी, हार्ट की जो रेट है वो ज्यादा हो गई है। और एट्रियल फ्लटर में आपको शॉर्ट अपीयरेंस नजर आएगी ऑन ईसीजी। ठीक है, नॉर्मली अगर नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, 60 to 100, अगर 100 to 150 हो जाए, हम जस्ट सिंपली इसको उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। अगर 150 to 250 हो जाए उसको हम प्रेक्सिस्मल टेकिकार्डिया बोलते हैं। अगर 250 से 350 या 300 तक पहुंच जाए तो उसको हम एट्रियल फ्लटर बोलते हैं। अगर 350 से अबव हो जाए तो उसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जस्ट हार्ट रेट तेज होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसको ये बोल देते हैं। अच्छा, 14 month old infant with recurrent syncopal attack worsen the heart failure
and I think failure to thrive on examination. She has diffuse crepitations. On ECG, she has cardiac arrhythmia, now narrow complex QRS, and heart rate 250 to 300. What is the most probable cause? मैंने आपको बताया ना कि एसवीटी का, एसवीटी क्या कि ऊपर यानी वेंट्रिकल से ऊपर एट्रियम में, एवी नोड में या ऊपर एसी नोड में किसी भी कहीं पे भी अगर एरिथमिया आ रही हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी हार्ट रेट तेज होती है तो उसको हम सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है, यानी वेंट्रिकल्स के ऊपर इज द काज इज, वेंट्रिकल के ऊपर मसला आ रही है, ठीक है, इसलिए हम इसको एसवीटी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईसीटी की जो इसी की फाइंडिंग है ना, वो नेरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये देखिए नेरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ईसीजी पे, वो बहुत ही नेरो आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टेट्रालॉजी ऑफ फिलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फिलेट में ना असल में एक ही मसला होती है, मेन जो चीज होती है ना वो है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये जो इन्होंने चार मसले लिखे हैं ना, चार मसले क्यों होती है, ये पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से होती है। जब हमारे साथ पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, एज ए रिजल्ट जो ब्लड एक नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकलती है, अगर वो आर्टरी हम उसको नैरो करें तो उसके थ्रू ब्लड निकलना मुश्किल हो जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ेगी। जब राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी। इस तरह जो लोग जिम जाते हैं वो क्यों जाते हैं, क्योंकि वो मसल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, मसल पे जोर अप्लाई करते हैं, एज ए रिजल्ट उसकी हाइपरट्रोफी होती है। सेम इसी तरह जब राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ती है तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी, जब अ, जब राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ती है, एज अ रिजल्ट जो सेप्टम होता है वेंट्रिकल्स के दरमियान, उसके उस पे भी प्रेशर पड़ेगा, एज अ रिजल्ट वहां पे एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, इज अ रिजल्ट वीएसडी हो सकती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तीसरी क्या है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, ठीक है। जब वीएसडी होगी, वीएसडी की वजह से जो राइट वेंट्रिकल होती है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मली अगर बच्चों में वीएसडी हो, टीओएफ की बगैर अगर जस्ट वीएसडी हो तो लेफ्ट वेंट्रिकल में नॉर्मली प्रेशर ज्यादा होती है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होती है तो थ्रू वीएसडी राइट वेंट्रिकल ब्लड जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा है, एज अ रिजल्ट थ्रू वीएसडी ब्लड जाएगी कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगी, जो एओर्टा पहले नॉर्मल था, जो नॉर्मल ब्लड को इजेक्ट कर रहा था, अगर वेंट्रिकल में ब्लड डबल हो जाए यानी ज्यादा हो जाए तो एओर्टा की थ्रू ब्लड ज्यादा निकलेगा। जब ब्लड ज्यादा निकलेगा थ्रू नॉर्मल एओर्टा तो उसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, यानी एओर्टा के ऊपर ज्यादा काम पड़ गया, इसलिए इसको ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा बोलते हैं। समझ आ गई इसकी या नहीं, ठीक है। कि ये उसमें ये चार चीजें होती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा एंड वीएसडी। और ये हमारे साथ साइनोटिक हार्ट डिजीज है। साइनोटिक हार्ट डिजीज का मतलब कि जिसमें हमारे साथ क्या होती है, साइनोसिस होती है, ठीक है। कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इब्नॉर्मेलिटीज है जहाँ पे जिनके साथ हमारे साथ साइनोसिस होती है, सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस होती है, ठीक है। जो कि मोस्ट कॉमन पांच पांच ही इब्नॉर्मेलिटीज हैं। टीओएफ है, ट्रंकस आर्टरियोसिस है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है, और दो और है। तो ये हमारे साथ क्या है, साइनोटिक हार्ट डिजीज। अच्छा, उस दिन भी मैंने एक केस शेयर किया था कि अगर बेबी आफ्टर एवरी फीडिंग, ये जो अभी केस हम पढ़ रहे हैं, बेबी आफ्टर एवरी फीडिंग डेवलप एपनिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एपनिया मतलब cessation of breathing and loss of consciousness. What is the cause of admission in hospital? काज क्या है, काज क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है और एपनिया भी है।
ये एक जगह इन्होंने इतनी लिखा है और यहीं पे सिंकोप, लेकिन दोनों हो सकती है, ये कोई कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। दोनों की वजह से हम बच्चे को एडमिट कर सकते हैं, अगर एपनी हो रही हो या सिंकोप हो रही हो। ठीक है। और जितनी भी वल्वुलर हार्ट डिजीज होती है उनमें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो करते हैं वो है इको। तो यहाँ पे भी हम इको ही करेंगे। Children with cyanosis, systolic ejection murmur, best head at the left sternal border, diagnosis tetralogy of Philip। देखिए ये जो टेट्रोलॉजी ऑफ फिलेट है ना, टीओएफ, इसमें मल्टीपल मर्मर आपको मिलेंगे, क्योंकि मल्टीपल मसले हैं इसमें। तो एक ये होता है कि इसमें सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होता है, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। ठीक है। यानी ड्यूरिंग सिस्टोल, जब ब्लड एओर्टा वेंट्रिकल बाहर एओर्टा के थ्रू निकल रहा हो, तो उस दौरान एक मरमर आपको मिलेगी जिसको हम इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं। और कहाँ पे आपको नजर आएगी, कहाँ पे आप सुन सकते हैं, एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। चाइल्ड नोटिस हैविंग साइनोसिस विद फीडिंग विद फिजिकल एग्जामिनेशन अ होलोसिस्टोलिक मरमर। अच्छा, होलोसिस्टोलिक का मतलब क्या है? होलोसिस्टोलिक का मतलब होल सिस्टोल, यानी कंप्लीट सिस्टोल के दौरान, यानी कंप्लीट कंट्रेक्शन के दौरान, जब सिस्टोल होती है यानी हार्ट कंट्रैक्ट हो रही हो, उस दौरान आपको जितने टाइम में वो कंट्रैक्ट हो रहा हो हार्ट, उतना ही आपको मरमर मिले। कंप्लीट सिस्टोल के दौरान आपको मरमर मिले, उसको हम होलो सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं, और वो भी हमारे साथ टीओएफ में मिलती है। या पेन सिस्टोलिक मरमर भी आपको दे सकते हैं। TOF, 5-year-old kid with history of surgical correction at 6 months, now came with left parasternal decrescendo diastolic murmur with single S1 with left parasternal impulse, no radiation. What is the diagnosis? देखिए, डिक्रेसेंडो डायस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर का मतलब है, देखिए नाम से ही पता चलता है, ड्यूरिंग डायस्टोल, यानी जब हार्ट फिल हो रही हो ब्लड से, डायस्टोल रिलैक्स हो रहा हो, हार्ट रिलैक्स हो रहा हो, उस दौरान अगर आपको कोई मरमर मिले, तो किस चीज की वजह से हो सकती है? पल्मोनरी रिगर्जिटेशन की वजह से। जब पल्मोनरी रिगर्जिटेशन हो, उसमें आपको ड्यूरिंग डायस्टोल आपको क्या मिलेगा? डायस्टोलिक डिक्रेसेंडो मरमर। ठीक है। ये कुछ मरमर इन्होंने दी हुई है, मैं आपको बाकी भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इनको भी याद रखिए। इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है। अच्छा, एक ही, देखिए ऊपर जो हमने पढ़ा ना, ये टिट्रोलॉजी ऑफ फिलेट में भी एक था इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, वो कहाँ पे हम सुन रहे थे? एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। अब ये जो एओर्टिक स्टेनोसिस की मरमर है, एओर्टिक स्टेनोसिस यानी एओर्टा जब नैरो हो जाए, उस दौरान आपको सिस्टोली के दौरान जब मरमर मिलता है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? केरोटिड पे मिलेगा। ठीक है। रेडिएटेड टू केरोटिड, देखिए यहाँ पे लिखा है एओर्टिक स्टेनोसिस इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर रेडिएटेड टू केरोटिड। वो कहाँ पे मिलता था? लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। ए आर एओर्टिक रेजिटेशन में क्या मिलेगा आपको? अर्ली डायस्टोलिक मरमर। एओर्टिक रिगर्जिटेशन या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, दोनों में क्या आपको मिलेगा? डायस्टोलिक मरमर मिलेगा। एम एस माइट्रल स्टेनोसिस में डायस्टोलिक मरमर, और एम आर में पेन सिस्टोलिक मरमर रेडिएटिंग टू एक्सेला। और एक पीडीए का है मशीनरी मरमर या कंटिन्यूअस मरमर, वो हमारे साथ पीडीए में होता है। ठीक है। ये जो पेन सिस्टोलिक मरमर होता है, ये आपको वीएसडी में भी मिल सकता है। डायस्टोलिक डिक्रेसेंडो मरमर इन लेफ्ट स्टर्नम ऑलरेडी पढ़ा। pulmonary regurgitation, case of TOF, how does it appear on ECG? Right axis deviation। ईसीजी पे एक्सिस हम मालूम कर सकते हैं कि हार्ट की जो पोजीशन है वो किस तरफ है, किस तरफ ये जो एक्सिस हम मालूम करते हैं, लीड 1 2 और एवीएफ पे मालूम करते हैं। ठीक है। रूल ऑफ थंब को याद रखिए, अगर हमारे साथ जो लीड 1 है और एवीएफ है, इसमें अगर जो क्यू और इसका फ्लेक्सी ऊपर की तरफ हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है। अगर
जो रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि अपनी हाथों की जो थंब है ना, वो अपना दोनों को ऊपर करें, ठीक है। तो अगर दोनों ऊपर हैं, लीड वन टू एवीएफ, दो तीनों में क्या है कि वो कम्प्लेक्स ऊपर की तरफ है, तो इट्स नॉर्मल एक्सिस डिविएशन। अगर लीड वन में नीचे की तरफ है, ठीक है, और दूसरों में ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या है, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। लेफ्ट एक्सिस यानी लेफ्ट थंब को आप नीचे करो। अगर लीड टू में ऊपर हो या ऊपर हो नीचे हो, तो इसका क्या मतलब है, राइट एक्सिस डिविएशन। वो मैं भी आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा, फिर समझ आ जाएगी आपको। Patient with history of TOF repair present with murmur in peristernal area, it increase with inspiration। अच्छा, TOF के साथ प्रेजेंट हुआ और मरमर कहाँ पे हो रही है, पेरास्टर्नल एरिया में। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि क्या होती है पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में। और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन क्यों होती है, क्योंकि जब हमारे साथ पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ब्लड ज्यादा नहीं जाएगी वापस, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस आएगी। रिजल्ट हमारे साथ इजेक्शन, सॉरी, जो मरमर आएगी वो कहाँ पे आएगी, पेरास्टर्नल एरिया में, ठीक है। ट्रिट्रोलिक या फिलेट, पेन रिलीफ और सिडेशन, क्योंकि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज सर्जरी, ठीक है। और पेन रिलीफ और सिडेशन के लिए आईवी मॉर्फिन वगैरह दे देंगे। क्लासिक केस ऑफ डिजॉर्ज सिंड्रोम, आस्किंग अबाउट द हार्ट एब्नॉर्मेलिटी। डिजॉर्ज सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन जो एब्नॉर्मेलिटी होती है वो टीओएफ होती है, ठीक है। वीएसजी वगैरह भी होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली टीओएफ है। डिजॉर्ज सिंड्रोम क्या होता है, ये जेनेटिकल होती है। 22 क्रोमोसोम नंबर 22 भी डिलीटेशन होती है। 11 क्यू एक जीन है उसकी। तो ये इन्होंने एक निमोनिक भी बनाया है, KH22। ये देखिए KH22, KH22 से क्या मुराद, KH22 से मुराद सी से कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज, और ए से एबनॉर्मल फेस, और टी से थाइमिक एप्लेजिया, नेक्स्ट सी से क्लेफ्ट प्लेट, और नेक्स्ट एच से हाइपोकिल्सीमिया। हाइपोकिल्सीमिया क्यों, क्योंकि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है। डिजॉर्ज सिंड्रोम में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कैल्शियम कहाँ से रेगुलेट होती है, पैराथायरॉयड हार्मोन से। पैराथायरॉयड हार्मोन सेंस करता है कैल्शियम को। अच्छा, KH22 याद रखिए डिजॉर्ज सिंड्रोम के लिए। कार्डियक इब्नॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल फेस, थाइमिक एफिजिया, क्लेफ्ट पलेट और हाइपोकिल्सीमिया या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। चाइल्ड विथ पेरिफेरल इन सेंट्रल साइनोसिस, क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन ये इन्होंने TOF को मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है। फेमली नॉन केस, नीचे आ जाए, फेमली नॉन केस, फेमली नॉन अबाउट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ऑफ बेबी बट नॉट नॉन व्हाट इट बी एट बाय एग्जामिनेशन सेंट्रल एंड बाय पेरिफेरल साइनोसिस। साइनोसिस मोस्ट कॉमनली ये TOF में ही होती है, ठीक है, especially during feeding. Neonate develop cyanosis second or third week after delivery, and there is finding an auscultation. I can't remember exactly, but they did not mention about machinery murmur. The question about the management. अच्छा, मैनेजमेंट के बारे में पूछा है कि हम क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, ठीक है। ये ये क्वेश्चन में लिखा है कि दे डिड नॉट मेंशन अबाउट मशीनरी मरमर। क्यों, मशीनरी मरमर हमारे साथ PDA में होती है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अगर पेटेंट PDA भी हो, साथ कोई दूसरी इब्नॉर्मेलिटी भी हो, तो उस कंडीशन में हम PDA को सर्जिकली करेक्ट नहीं करते जब तक दूसरी जो दूसरी इब्नॉर्मेलिटी होती है उसको करेक्ट ना करें। तो हम PDA को ओपन रखते हैं इन दैट कंडीशन, ठीक है। और ये इन्होंने लिखा है कि इस कंडीशन में ये जो PDA को हम खुलना ओपन रखना चाहते हैं, तो हम क्यों, क्योंकि ये PDA किस तरह होती है असल में, जो जब बच्चा माँ की पेट में होता है उस दौरान लंग्स इमेच्योर होते हैं, लंग्स को ब्लड नहीं जाती। ये जो ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड की ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक्सचेंज होती है, वो कहाँ पे होती है, एओर्टा और
पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान डायरेक्टली होती है, एक कनेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस। डक्टस उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। लेकिन पैदाइश के बाद, पैदाइश के 24 बाद या डायरेक्टली बाद क्या होती है कि जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये क्लोज हो जाती है, ये क्लोज हो जाती है और कनेक्शन बन जाती है पल्मोनरी आर्टरी की लंग्स के साथ। वहां फिर ब्लड जाती है आफ्टर बर्थ, वहां ऑक्सीजन लेती है, फिर आके दोबारा हार्ट में आती है। इन केस कोई दूसरी इनर्मिलिटी हो, लाइक पीएचडी हो, तो फिर क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो कहाँ पे आती है, राइट वेंट्रिकल में। तो फिर क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी चीज हमारे साथ, अगर हमारे साथ पीडीए हो, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो, तो फिर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दौरान जो कनेक्शन है वो हमें फायदा दे, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नहीं जाएगा फिर थ्रू एओर्टा, वो वहां पे डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी। तो इसलिए हम इसको ओपन रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है टिट्रोलॉजी ऑफ फिलिट। अच्छा, ये जो नीचे 5 T's है ना, ये साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। टिट्रोलॉजी ऑफ फिलिट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, टोटल इनर्मलेस पल्मोनरी वेनस रिटर्न एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस में क्या होता है कि दो जो मेजर वेसल है ना, पल्मोनरी और एओर्टा, नॉर्मली क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से क्या निकल आती है पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। कि ये बाद अवकात क्या होते हैं कि दोनों वेसल एक ही चेम्बर से निकल आए, इसको हम ट्रंकस आर्टरियोसिस बोलते हैं। चाइल्ड विद ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। अच्छा, ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स क्या है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स की एओर्टा राइट वेंट्रिकल से निकल आए और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी उलट उलट नॉर्मली वहां से ओरिजिनेट कर ले, तो इसको हम ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल बोलते हैं। फर्दर एवेल्युएशन ऑफ हिज मदर कुड रिवील कि अच्छा, ये जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है ये उन बच्चों में कॉमन होती है जिनकी मदर्स डायबिटिक हो, यानी डायबिटिक मदर में ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स मोस्ट कॉमन वल्वुलर हार्ट डिजीज। ये देखिए इन्होंने लिखा है कि टीजी है, यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स या ग्रेट आर्टरीज, न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर, साइनोसिस इन 24 आवर, कंफर्मेटरी ईको। मैंने ऑलरेडी बताया कि जितने भी वल्वुलर हार्ट डिजीज है हम कंफर्मेटरी जो टेस्ट करते हैं या डायग्नोस्टिक वो हमारे साथ ईको है। और ट्रीटमेंट किया है प्रोस्टाग्लैंडिन E1, कीप द डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट, यानी हम इसको ओपन रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पीडीए हो साथ इसलिए ओपन रखना चाहते हैं ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सही करें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन एंड आस्क अबाउट कंसर्न साइन ऑफ क्रूप्स साइनोसिस। क्वेश्चन पूरा नहीं है, नीचे आ जाए। कंसर्निंग सिम्टम्स इन क्रूप। क्रूप क्या है? क्रूप में, क्रूप हमारे साथ एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसको ट्रेकियो ब्रो ट्रेकियो ब्रेम क्या बोलते हैं इसको, लेरेंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, यानी लेरेंग्स ट्रेकिया ब्रोंकाई, ये इन्वॉल्व होती है इसमें क्रूप में। इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से क्या होती है आपको साइनोसिस मिल सकती है। साइनोसिस क्यों मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो एयरवे होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जब एयरवे ब्लॉक हो जाए, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, द रिजल्ट आपके साथ साइनोसिस आएगी। और ग्रुप में हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? ग्रुप में हम देते हैं एपिनेफ्रीन, क्योंकि मोस्ट कॉमन काज इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा या सोई पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है। तो इन वायरल कंडीशन हम क्या देते हैं? ग्रुप में एपिनेफ्रीन देते हैं। एपिनेफ्रीन से अगर काम नहीं हो गया तो फिर नेक्स्ट दोबारा हम एपिनेफ्रीन देंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट में हम स्टेरॉयड देते हैं। ठीक है। प्रूफ गिवन एपिनेफ्रीन, व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट हम क्या देंगे? स्टेरॉयड देंगे। एक शेप हार्ट शेडो, व्हाट्स द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज? टीजीए, जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है ना, ये आप जब एक्सरे करेंगे, एक्सरे पे आपको एक शेप या एक
या स्ट्रिंग ऑन एग। आप गूगल पे पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह एक्सरे पे कि जो हार्ट है ना, ये बिल्कुल एक शेप की तरह आपको नजर आएगी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में। पेशेंट congenital heart disease and discretion in x-ray shape what diagnosis। ये वही है कि एक शेप हार्ट है, आपको एक्सरे में मिल रहा है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूनेट डेवलप साइनोसिस सेकेंड और थर्ड वीक आफ्टर डिलीवरी प्लस देर इज फाइंडिंग ऑन स्कल्टेशन मशीनरी मरमर। मैंने आपको बताया कि पीडीए में आपको कौन सी मरमर मिलेगी, मशीनरी मरमर या कंटिन्यूअस मरमर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन अबाउट साइनोटिक स्पिल। साइनोटिक स्पिल क्या होती है, देखिए टीओएफ में जब बच्ची को टीओएफ होती उसको जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में जाती है तो एज अ रिजल्ट उसको क्या होती है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, या जब बच्चा खेलता है, टीओएफ वाला बच्चा जब खेलता कूदता है तो उस दौरान जब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट होती है या तक जाता है, इवन नॉर्मल बच्चे जब वो कोई भी एथलीट तक जाता है तो वो अपनी हाथों को नीचे नी की तरफ करके एक पोजीशन बनाता है, जिस तरह स्क्वेटिंग पोजीशन होती है। तो दैट पोजीशन किया कराता है कि जो नीचे वेसल्स होते हैं, फिमोरल वेसल्स और नीचे प्लाइटल वेसल इन लेग्स और फिमोरल एरिया में जो वेसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब वो कंट्रैक्ट हो जाए तो ब्लड वापस आती है हार्ट की तरफ प्रेशर के साथ। जब ब्लड प्रेशर के साथ आती है, कहाँ पे आती है, राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ब्लड आती है तो फिर क्या होता है कि इन केस पीडीए हो तो पीडीए से डायरेक्टली एओर्टा में ब्लड जा सकती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर जब ये राइट हार्ट में ब्लड आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इस वजह से जो वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आए, इस वजह से आपको बच्चे को क्या होगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जब रिलीफ मिलेगा इसको बोलते हैं टिट्स स्पेल। ये साइनोटिक स्पेल या टिट्स स्पेल, बुक में इस तरह टिट्स स्पेल का लिखा है, इन्होंने साइनोटिक स्पेल लिखा हुआ है। चाइल्ड क्राइंग एंड साइनोटिक sedation in relief, baby cyanoed with peristernal heave, no murmur, what to give, prostaglandin। चाइल्ड पेशेंट साइनोटिक कांट कंप्लीट वन सेंटेंस तो इंटीग्रेशन करेंगे। Child known case of congenital heart disease presented with cyanosis, progressing, oxygen 85, looks ill, cynos, crying। तो हम क्या करेंगे, सिडेशन, ऑक्सीजन देंगे, सिडेट और इमरजेंसी देंगे। ये क्वेश्चन पूरी नहीं है लेकिन इतना बता रहे हैं कि हम पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन सिचुएशन अगर 85 है तो पहले हम ऑक्सीजन देंगे। 2 month old mother complaining of apnea usually happens after feeding with 10 minutes of cyanosis। Why will you admit this case? इस बच्चे को हम क्यों एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि एपनिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। एपनिया यानी सीधा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को स्टॉप करना। बेबी born at 27 weeks gestational age develop shortness of breath, tachypnea, no x-ray diagnosed apnea premature। apnea देखिए दो कंडीशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुकी हैं, एक है टीटीएन और एक है आरडीएस। टीटीएन यानी ट्रांजिट किडनी ऑफ द न्यूबॉर्न, ये देख ले, ट्रांजिट किडनी ऑफ द न्यूबॉर्न। और आरडीएस में क्या होता है, नेजल फ्लेयरिंग, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल टिकिपनिया, ये सारी चीजें होती है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो टीटीएन होती है उसमें आपको ये हिस्ट्री देंगे कि बच्चा थ्रू सी सेक्शन डिलीवर हुआ है, ठीक है, और आरटीएस में थ्रू स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी हुआ है, ठीक है। अगर ये दूसरी बात, दूसरी है कि जो टीटीएन है वो प्री लेट प्री टर्म में आपको नजर आएगी। लेट लेट प्री टर्म मतलब कि नियर टू 34 35 36 वीक्स बच्चा जब पैदा होता है उन बच्चों में टीटीएन आपको मिलेगी।
और आरडीएस हमेशा प्री टर्म में, यानी बिलो 32 या 30 या 27 वीक्स में आपको आरडीएस मिलेगा। टीटीएन क्यों होता है? टीटीएन इसलिए होता है सी सेक्शन के थ्रू। जब बच्चा नॉर्मल थ्रू विजाइनल डिलीवरी पैदा होता है, तो उसमें जब वो थ्रू विजाइनल की नाल आता है तो उसके चेस्ट पे जोर लगता है। चेस्ट पे जोर लगने की वजह से जो फ्लूइड होती है चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, वो बाहर निकल आती है। इन केस उसकी वो थ्रू सी सेक्शन उसकी डिलीवरी होती है, तो वो जो वैजाइनल किनाल की जो प्रेशर होती है वो उसके ऊपर नहीं लगती। तो वो जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड होती है लंग्स के अंदर, वो उधर ही रह जाती है। एज ए रिजल्ट टीटीएन हो सकती है, ट्रांजिट टिकिपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। A mother brought her 2-year child to the ER with a history of upper respiratory tract infection for the last 3 days with mild respiratory distress. This evening, the child started to have hard barking cough with respiratory distress, which are the following are the most worrisome sign in this condition. Cyanosis. ये वही ग्रुप का केस है, ग्रुप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ग्रुप में आपको बार्किंग कफ या स्ट्राइडर आपको देंगे। तो जो ओरिसोम है, ये खतरनाक जो साइंस होती है वो क्या है? साइनोसिस है। अगर साइनोसिस आपको मिले तो वी शुड एडमिट द पेशेंट। न्यूनेट साइनोटिक लो ऑक्सीजन डायग्नोसिस इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। पूरा नहीं है क्वेश्चन। व्हाट इज द लीस्ट फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरेशन रिक्वायर्ड इन पीडियाट्रिक्स? बच्चों में कितना एक्सरसाइज नॉर्मल होना चाहिए? 60 मिनट तक। Patient playing sports infrequently developing sudden attacks of loss of consciousness, examination, mid-systolic murmur in left side. What is the diagnosis? देखिए, एथलीट्स इन स्पोर्ट्स वाले अगर उनमें ऐसे सडन अटैक आ जाए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की, या सडन डेथ हो जाए, ये क्या है हमारे साथ? हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्री स्कूल चेकअप for asymptomatic 7-year-old male with grade 3 systolic murmur, best hair in the lower left sternal border, intensity increase with standing, the most likely diagnosis। देखिए, दो ऐसी कंडीशन है जिनमें मर्मर एक्सरसाइज पे या स्टैंडिंग पोजीशन पे क्या होती है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। लेकिन सॉरी, दो में इंक्रीज होती है, बाकी सब में डिक्रीज होती है। ये HOCM और MVP से मुराद माइट्रल वाल प्रोलेप्स और हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में इंटेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। किस चीज के साथ? एक्सरसाइज के साथ या स्टैंडिंग के साथ। ठीक है। इसके अलावा बाकी जितनी भी वल्वुलर हार्ट डिजीज है उनमें मरमर की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। ये पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्लियर लिखा है। स्टैंडिंग या वाल सलवा एंड लेग रेज मेन्यूवर। वाल सलवा किस कौन से मेन्यूवर है? जब आप मुंह और नाक को बंद करते हैं और प्रेशर से हवा भरते हैं हवा मुंह के अंदर, तो इसको हम वाल सलवा मेन्यूवर बोलते हैं। तो वाल सलवा और लेग रेज मेन्यूवर से क्या होते हैं? डिमिनिश द इंटेंसिटी ऑफ ऑल मर्मर्स। बाकी जितनी भी वल्वुलर हार्ट डिजीज की मर्मर है उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है या डिमिनिश होती है, एक्सेप्ट MVP यानी माइट्रल वाल प्रोलेप्स और हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इन दो कंडीशन में क्या होती है? ये इंक्रीज होती है। अच्छा, स्क्वेटिंग पोजीशन में ये दो मरमर, इन दो मरमर में सॉरी इन दो कंडीशन में मरमर डिक्रीज होते हैं। MVP और हुक्म में हुक्म दोनों में मरमर डिक्रीज होती है। कौन सी पोजीशन? स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन में क्या होती है? इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ऑल मरमर। ये देखिए इन्होंने लिखा है स्क्वेटिंग इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑल मरमर एक्सेप्ट MVP एंड HOCM। स्क्वेटिंग पोजीशन में ये दो मरमर डिक्रीज होती है, बाकी मरमर इंक्रीज होती है। Pediatric with hollow systolic murmur in left third intercostal space। मैंने ऑलरेडी बताया कि होलो सिस्टोलिक मर्मर हमारे साथ किस चीज में होती है? VSD में। बाज़ औक़ात आपको TOF में भी होलो सिस्टोलिक मर्मर देते हैं।
क्यों? क्योंकि बीएसडी इज अ पार्ट ऑफ डीओएफ। तो उसमें भी आपको होलोसिस्टोलिक मरमर मिल सकती है। होलोसिस्टोलिक मरमर से मुराद ड्यूरिंग कंप्लीट सिस्टोल यानी कंट्रेक्शन के दौरान मरमर आपको मिलेगी। 8 year old with late systole, mid sternum crescendo decrescendo high pitch murmur, systolic murmur। लेट सिस्टोल यानी सिस्टोल के दौरान आपको कौन सा मरमर मिलेगी? ये मरमर मिलेगी। और कौन सी कंडीशन में? सिस्टोलिक रिगर्जिटेशन की। ठीक है, या एओर्टिक रिगर्जिटेशन की अगर आपको दे दे सिस्टोलिक रिगर्जिटेशन समझ लीजिए। बेबी विद इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर यानी सिस्टोल के दौरान जब हार्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट कर रहा हो उस दौरान आपको मरमर मिले, तो वो कौन सी मरमर है? पल्मोनरी स्टेनोसिस यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू वो फेंकेगा ब्लड, और राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी फेंकेगा ब्लड, तो उस दौरान आपको यानी सिस्टोल के दौरान आपको जब मरमर मिलेगा उसको हम बोलते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। या आपको पल्मोनरी स्टेनोसिस में मिलेगी या आपको एओर्टिक स्टेनोसिस में ये आपको मिलेगी। लेकिन ये पल्मोनरी स्टेनोसिस में यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आपको पोजीशन बता रहे हैं कहाँ पे? लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल एंड लेफ्ट स्टर्नल हीव, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल में आपको ये मरमर मिलेगा। और दूसरी बात है कि इन्होंने लिखा है इन इजेक्शन स्टोर मगर इंक्रीज विद इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन के साथ ये इंक्रीज होती है। अच्छा, नेक्स्ट है पिस्टल शॉर्ट मरमर। पिस्टल शॉर्ट मरमर हमारे साथ एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होती है, पिस्टल शॉर्ट मरमर। VSD picture symptomatic refer to surgery. Child with mother plus he is not concentration in his lecture dissociation। ये एक बच्चा है, उसकी मदर की डेथ हुई है लेकिन वो क्लास में लेक्चर को कंसंट्रेट शायद नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जहन कहीं दूसरी तरफ गया हुआ है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। ये सही क्वेश्चन है। लेरेंगो मलेशिया। देखिए जो हमारे साथ लेरिंग्स है ना, लेरिंग्स इज मेड ऑफ कार्टिलेज टिश्यू। अब बाद औकात बच्चों में ये कार्टिलेज वेल डेवलप नहीं होता, तो जब कार्टिलेज वेल डेवलप नहीं होता तो लेरिंग्स बिल्कुल एक सॉफ्ट फ्लोपी टिश्यू की तरह रह जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लेरेंगो मलेशिया। और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये नीचे आएगा आपकी वॉइस बॉक्स पे, और उसकी वजह से सॉरी एयरवे पे आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्रीथिंग में आपको बच्चे को मसला होगी, नोइजी ब्रीथिंग होगी, स्पेशली जब सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन में ये नोइजी ब्रीथिंग होगी और डिस्पनिया भी साथ होगी। लेकिन जब पोजीशन आप चेंज करेंगे, प्रोन पोजीशन पे लेके आएंगे, तो वो रिलैक्स होगा, क्योंकि जब सुपाइन पोजीशन में बच्चा लेटेगा तो ये जो फ्लोपीनेस है लेरेंस की वो नीचे एयरवे के ऊपर आएगा, रिजल्ट एयरवे को ब्लॉक करेगा। तो नोइजी ब्रीथिंग या डिस्मे के साथ बच्चा प्रेजेंट होगा, और ये खुद ब खुद ठीक होता है विद इन 1 ईयर। 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये देखे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पे, और इसको हम डायग्नोज किस तरह करेंगे? फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोप के थ्रू। लेरिंगोस्कोप डालेंगे तो उसके थ्रू हम देखेंगे लेरिंगोस्कोप। ठीक है। और नीचे लिखा है रीअश्योरेंस, स्टेटमेंट में लिखा है रीअश्योरेंस रिजोल्व बाय एज ऑफ 2। कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 है, 1 या 2 साल में खुद ब खुद ये ठीक हो जाता है। The next is pediatric male patient presented with sign of laryngomalacia. What is the treatment? वही क्वेश्चन है। फिर वही नीचे आ जाए infant with airway obstruction that increase with supine, decrease with prone। प्रोन पोजीशन में क्या होगा कि एयरवे पे प्रेशर नहीं आएगी। जब एयरवे पे प्रेशर नहीं आएगा
एज रिजल्ट वो रिलैक्स होगा और कोई डिस्मिया या नोइजी ब्रीथिंग नहीं आएगी। सुपाइन पोजीशन पे वे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो नीचे आ जाए बार्किंग का क्रूप। ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, क्रूप क्या है? लेरेंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस कैन काज बाय वायरल इन्फेक्शन। कौन सा वायरस? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? एपिनेफ्रिन। पहली बार एपिनेफ्रिन देंगे, अगर उससे फर्क नहीं पड़ा तो फिर क्या देंगे? दोबारा एपिनेफ्रिन देंगे, अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर हम क्या देंगे? स्टेरॉयड देंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग अस्कल्टेशन इन क्रूप। पेशेंट वाज हैविंग नेजल कंजेशन बार्किंग कफ। वही क्वेश्चन है कि बार्किंग कफ आया, नेजल कंजेशन है, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा इसमें? इंस्पायरेटरी साउंड, सब ग्लोटिक ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए एक हमारे साथ क्रूप है, एक हमारे साथ एपिग्लूटाइटिस है। क्रूप में क्या है? लेरेंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस है। एपिग्लूटाइटिस में ग्लोटस यानी एपिग्लोटस की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। और क्रूप में आपको स्टेपल साइन मिलेगा और एपिग्लूटाइटिस में थंब प्रिंट साइन मिलेगा आपको एक्सरे पे। चाइल्ड विद इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर barking cough most likely diagnosis their tree। नीचे लिखा है, नीचे देखिए काज भी आ गया कि प्रूफ प्रूफ क्लासिकल केस बार्किंग कफ प्लस इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर प्लस अस्कल्टेशन पे आपको क्या मिल रहा है? इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। डायग्नोसिस क्या है? क्रूप सिंड्रोम। इसको क्रूप सिंड्रोम भी बोला जाता है। और काज क्या है? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये देखिए, respiratory stridor, barking cough, causes influenza virus, diagnosis clinically। और लेटरल एक्सरे पे आपको स्टिपल साइन मिलेगा और ट्रीटमेंट में आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, इनहेल्ड इपिनेफ्रिन या स्टेरॉइड देंगे। ये सारी फिर स्कैन किड विद इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, mild respiratory distress, hoarseness of voice, barking cough. Which of the following is concerning symptoms? कंसर्निंग सिम्टम्स कौन सी है? ब्लू लिप्स यानी साइनोसिस, hoarseness of voice in croup, inspiratory stridor with subglottic stenosis. Croup given epinephrine and after 30 minutes the symptoms came again, repeat again। मैनेजमेंट यानी एपिनेफ्रीन को रिपीट करेंगे आफ्टर 30 मिनट्स। अगर उसकी बाद भी नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्या देंगे? स्टेरॉइड देंगे। नीचे आ जाए फीवर प्लस सोर थ्रोट, fever, sore throat, high pitch sound when breathing in stridor, difficult and painful swallowing, drooling, anxious, restlessness, child feeling better when sitting up for leaning forward। What is the diagnosis? Epiglottitis ऑलरेडी मैंने बताया। अच्छा, fever, severe sore throat, high pitched sound when breathing in stridor, difficult and painful swallowing, drooling, anxious and restlessness, feeling better when sitting। ये केस क्या है? केस किस चीज की है? एपिग्लूटाइटिस की। एपिग्लूटाइटिस का मैंने बताया, एपिग्लूटाइटिस का मेन जो काज है हमारे साथ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। वहां पे क्या थी? ग्रुप में वायरल है, यहाँ पे काज इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वहां पे ट्रीटमेंट अलग है, यहाँ पे हम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स काज इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ड्रूलिंग सलाइवा, ये हमारे साथ एपिग्लूटाइटिस में होती है। या डिस्फीजिया भी आपको दे सकते हैं, ड्रूलिंग डिस्फीजिया। और देखिए इन्होंने लिखा है पेनफुल स्वालविंग, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट फिर उसी का है। नेक्स्ट आ जाए, चाइल्ड प्री स्कूल एज हैज VSD 2 mm asymptomatic, what will you do? VSD अगर स्मॉलर हो और कोई साइन सिम्टम्स शो ना हो रही हो मतलब बच्चे में, तो हम क्या करेंगे, जस्ट वॉचफुल एंड वेटिंग। अगर सिम्टोमेटिक हो, इवन इफ साइज इज स्मॉल, फिर हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। अगर लार्जर हो और एसिम्टोमेटिक हो, तब भी हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। चाइल्ड है VSD 2 mm एसिम्टोमेटिक, वॉचफुल वेयर्स के बगैर, सॉरी वायरस के बाद वायरस साइड हम स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।